नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन का मतलब है लर्न राइट इन द राइट एनवायरनमेंट, सीरियस प्रिपरेशन फॉर द सीरियस कैंडिडेट, नथिंग डिस्ट्रैक्शन। तो बेटा हमारी जो सीरीज चल रही है नीट PYQ के जो क्वेश्चंस हैं 2020 से लेके 2025 तक वाले, आज उस सीरीज में हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच करना है, और यहाँ पे कुछ हमें IUPAC नेम दे रखे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनके बारे में हमसे पूछा गया है। तो अननिल, ठीक है, अननिल अनईएम मतलब कौन सा होगा 101, फिर अननिल ट्राईएम ये कौन सा होगा 103, फिर अननिल हेक्स 6, अन, ठीक है, फिर अन। तो इसमें पहले तो बच्चों इनको लिख लेते हैं कि भाई क्या होता है। तो आपको याद होगा कि हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे एक था पागल, उधर नेपाल पूरा अमेरिका कमाए, बट सिर्फ इसी फैमिली मेंबर नहीं लाते रुपए। ये है बेटा हमारे पास। और अगर इसको हम स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट होगा 89 से, यहाँ पे 90, यहाँ पे 91, यहाँ पे 92, यहाँ पे 93, यहाँ पे 94, यहाँ पे 95, यहाँ पे 96, यहाँ पे 97, यहाँ पे 98, यहाँ पे 99, यहाँ पे 100, यहाँ पे 101, और यहाँ पे क्या आएगा 102, और यहाँ पे क्या आएगा 103। ये मैंने बेटा देखो आपको लिखने का भी तरीका बता दिया, कैसे इसको याद रखना है वो भी बता दिया, और साथ में अपना क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो 101 होता है बेटा मेंडलीवियम के लिए, और यहाँ पे सही दे रखा है तो ये वाला सही हो गया। फिर देखो जो 103 दे रखा है वो दे रखा है लॉरेंसियम के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। अब इनके लिए दोबारा से हम याद करते हैं कैसे हम लिख सकते हैं। अमेरिका, रशिया, दुबई, सिंगापुर, बहरीन, हंसो मत देश के का कोई मतलब नहीं है, रंगीन चिल्ड्रन पर। ये सब कंप्लीट करने के लिए है। अब आप देखो वहाँ पे बेटा हमारा कहाँ से ख़त्म हुआ था 103 पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100 and 101 and 10, सॉरी ये आ जाएगा 110, ये 111 और ये 112, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा। अब यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए एक 106 चाहिए। तो 106 जो दे रखा है बेटा वो सही दे रखा है, सीबोर्जियम के लिए है, ठीक है। अब 111 देखिए, 111 जो है बेटा वो किसके लिए है, वो है एक एलिमेंट होता है रोंटेंजियम, इस तरीके का है, उसके लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ड्रमस्टीडियम के लिए ये दे रखा है जो कि गलत होने वाला है। तो बेटा कौन सा गलत है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन एकदम से गलत हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बेटा टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा HCl पास थ्रू द ए सोल्यूशन ऑफ CaCl2 MgCl2 NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइज। तो देखो बेटा ये बहुत सिंपल सा है, इसका मैं बताता हूँ कि हम नमक कैसे बनाते हैं। समुद्र के पानी में ये सारा होता है, MgCl2 भी होता है, CaCl2 भी होता है, और साथ में NaCl भी होता है। हम इनको पॉन्ड्स में इकट्ठा कर लेते हैं, बड़े बड़े गड्ढों में इनको इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर नेचुरल इसमें एवोपरेशन होने देते हैं। जो सबसे कम सॉल्युबल होगा वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्ट एनालिसिस का यही रूल है, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा। अब अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो बेटा आपको पता है कि ये MgCl2 और CaCl2 ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हाइड्रेटेड होते हैं। वाटर में रहना इनकी टेंडेंसी है, ये वाटर से कभी बाहर नहीं आना चाहते, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। जबकि जो NaCl है वो लेस सॉल्युबल है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है, नॉट स्पैरिंगली, स्लाइटली सॉल्युबल है। तो ये इजीली सेपरेट आउट
हो सकता है और होता भी है। जब हम बेटा पानी यहाँ से एवोपरेट करते हैं तो जो NaCl के क्रिस्टल होते हैं वो मिल जाते हैं। NaCl के क्रिस्टल को हम इकट्ठा कर लेते हैं और जो पानी बचा होता है उसमें MgCl2 और CaCl2 भी होता है। अब आगे अगर जाएं, थोड़ा इससे आगे का पढ़ें, तो जो क्रिस्टल बने हैं उसमें भी कहीं ना कहीं MgCl2 और CaCl2 होगा। इनको हमें रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर ये हमारी नमक में रह गए तो नमक खुला रहते ही, खुले होने पे क्या करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और सील जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमें ये बाद में रिमूव करना होता है, वो एक डिफरेंट मेथड है। लेकिन अभी के लिए हमें पता है कि भाई कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, ओनली NaCl विल प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ओनली बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड द वन विच इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो देखो बेटा, हमारे पास Be, Mg, Ca ये डाउन द ग्रुप जाते जाते उनका मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ये जो हमारे पास सबसे ऊपर वाला है बेरिलियम, ये कैसा होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, Mg के भी कई सारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं डोमिनेटली, लेकिन बेरिलियम क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो आप जरा याद करो भाई, Be के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इधर क्लोरीन के साथ सेटिस्फाई हो जाएगा और एक इधर क्लोरीन के साथ सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये कैसा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। आपको याद होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन हम sp बोलते हैं। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180, एंड शेप कैसी होती है, शेप होती है लीनियर। ठीक है, तो जो कि कोवेलेंट है भाई, BeCl2 कोवेलेंट है और कोवेलेंट होने की वजह से ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। तो नॉन पोलर सॉल्यूशन कौन से होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वही नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं और उसमें ये सॉल्युबल होगा ही होगा। तो इस क्वेश्चन का बेटा जो सही आंसर है वो क्या है, वो है हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड। इसके अलावा CaCl2, SrCl2, MgCl2 ये सारे के सारे डोमिनेटली आयनिक होंगे, लेकिन BeCl2 ये मेनली कोवेलेंट ही होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन द सॉलिड, इन द वेपर फेज, इन द सॉलिड स्टेट एंड द वेपर फेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसके बारे में अगर आपको पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। देखो बेटा, सॉलिड स्टेट में उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सॉलिड स्टेट में उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। याद रखना, हर क्लोरीन के पास क्या है, हर क्लोरीन के पास अपने 3 लोन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। उन इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, ये वाला बेरिलियम, ये वाला क्लोरीन इस बेरिलियम को, और ये वाला क्लोरीन इस बेरिलियम को, ये वाला क्लोरीन इस बेरिलियम को, और ये वाला क्लोरीन इस बेरिलियम को, ये वाला क्लोरीन इस बेरिलियम को, और ये वाला क्लोरीन इस बेरिलियम को। ये किसी आगे वाले को डोनेट करेगा और आगे वाला कोई इस बेरिलियम को भी डोनेट करेगा। तो ये एक तरह से चैन बनती चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, चैन। लेकिन जब गैसेस स्टेट मिलेंगे, वेपर स्टेट मिलेंगे, तो बेटा ये केवल डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ इस तरह से आप लोगों ने स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। कुछ इस तरह से ये लोग इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से और इस तरह से। तो यहाँ पे ये वेपर स्टेट में तो किसकी फॉर्म में रहता है, डाइमर की फॉर्म में, लेकिन सॉलिड स्टेट में किसकी फॉर्म में रहता है, एक चैन की फॉर्म में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा बी आंसर बेटा यहाँ पे सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, ऑल्दो ये अब क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया क्योंकि अब हमारे पास ये चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं NCERT से, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं। देखो सोडियम क्या होता है, सोडियम बेटा लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होता है। सोडियम जो होता है वो लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होता है। क्या बनाता है, अमोनिनेटेड कैटायन, अमोनिनेटेड कैटायन और अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन की बेस से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और कलर शो करता है ब्लू कलर। और इसी इलेक्ट्रॉन की बेस से, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया सिस्टम में, तो सिस्टम कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये हम पहले पढ़ते थे जब एस ब्लॉक एलिमेंट अपने सिलेबस का पार्ट था। है अब देखते हैं क्या दे रखा है। इन्होंने दे रखा है कि मेटेलिक सोडियम डिजोल्व द लिक्विड अमोनिया गिविंग ए डीप ब्लू सोल्यूशन। वेरी गुड, जो कि पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल बात सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द डीप ब्लू सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। ये बेटा बात गलत है, इसमें आगे जाके अमाइड बनता है, ये बात पक्की है। इस सोल्यूशन को अगर आगे जाके हम करते हैं तो इसमें अमाइड बनता है, लेकिन जो डीप ब्लू कलर आता है वो बेटा अमाइड के फॉर्मेशन की वजह से नहीं होता, बल्कि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है।
पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, हमारा आंसर जो हो जाएगा बेटा वो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो यहाँ पे हमने पहले भी जो IIT मेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे बेटा, वहाँ पे इस तरीके के ग्राफ कई बार देखे थे। अगर आपने वो IIT मेंस की वीडियो जो है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, इसी चैनल पे है, जहाँ पे हमने अभी जो जनवरी 2026 का जो अटैम्प्ट था उनके सारे PYQ टॉपिक वाइज डिस्कस किए थे। आप जो नीट के क्वेश्चंस हैं इनको कंप्लीट करने के बाद इसी टॉपिक के PYQ देख सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो आपको याद होगा पहले यहाँ पे कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, फिर हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम आता है, हीलियम के बाद कौन आएगा, हीलियम के बाद आएगा यहाँ पे लिथियम, लिथियम के बाद कौन आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरॉन, बोरॉन के बाद कौन आता है, कार्बन, कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन। इस तरीके से ये आगे चलता रहता है। ठीक है, अब बोरॉन की कम क्यों हो जाती है, क्योंकि बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1। अगर 2p1 वाला हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बेटा तो वो कैसा हो जाएगा, फुलफिल्ड। तो इसलिए बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कम आ गई, जबकि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, 2s2 फुलफिल्ड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन के बारे में सोचिए, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, 2p3 एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि काफ़ी स्टेबल है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p4। तो अगर आप 2p4 में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2p4 में से इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो क्या बन जाएगा, 2p3 हाफ फील्ड स्टेबल। तो इसीलिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जो सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास सीक्वेंस आया नाइट्रोजन। ठीक है, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी में लिख लेते हैं, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, एंड देन कौन आएगा, लिथियम। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ऑक्सीजन को हटा देते हैं। तो क्या आया, नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन एंड लिथियम। तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटा, ये देखो क्वेश्चन बेटा सॉल्ट एनालिसिस का है, यहाँ पे स्लाइड में आ गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट होता है ग्रुप 4 का। ग्रुप 4 में और कौन कौन से मेंबर होते हैं, Na+2, CO+2, Mn+2 एंड Zn+2। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, NH4OH और NH4Cl की प्रेजेंस में हम यहाँ पे H2S गैस पास करते हैं। तो यहाँ से NiS, COS, MnS और ZnS का जो प्रेसिपिटेट बनता है, इनका दोनों का कलर कैसा होता है, ब्लैक। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, पिंक, और इसका कलर कैसा होता है, वाइट। ठीक है, तो आप देखो जो हमारे पास Zn+2 है, Zn+2 कौन से ग्रुप का हो गया, ग्रुप 4 का हो गया, मतलब थर्ड से मैच कर रहा है। अब Mg बेटा एक ही मेंबर ग्रुप 6 में आता है, जो कौन आता है, Mg को क्या होता है, Mg+2 ग्रुप 6 का है। तो ये किसके साथ मैच हुआ, ये ग्रुप मैच हुआ 4 के साथ। Pv दो ग्रुपों में प्रेजेंट होता है, ग्रुप 1 में भी होता है जहाँ पे होता है वो Ag+1, Hg2 पॉजिटिव और साथ में Pv+2। इसमें डाइल्यूट HCl इनका ग्रुप रिएजेंट होता है, जिससे AgCl, Hg2Cl2 और साथ में PbCl2 के वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है बेटा, अब ये जो PbCl2 का वाइट प्रेसिपिटेट बना, बोलते हैं ये इवन कोल्ड वाटर में भी सॉल्युबल है। तो जब आप उसको ओरिजिनल सोल्यूशन को प्रेसिपिटेशन के बाद फिल्टर करोगे तो फिल्ट्रेट में थोड़ा बहुत PbCl2 आगे पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है ना, PbCl2 कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है। तो हमने जब फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर आउट किया तो ग्रुप 1 के प्रेसिपिटेट तो मिल गए, लेकिन थोड़ा बहुत PbCl2 क्योंकि वो सॉल्युबल है तो वो प्रेसिपिटेट आउट होके वाटर में डिजोल्व होके ग्रुप 2 में भी आएगा। तो Pb+2 ग्रुप 2 में भी होता है, जहाँ पे इस किसके साथ है, ये होता है Pb+2, Cu+2, Bi+3, Hg2 पॉजिटिव
और CD+2, जहाँ पे अगेन H2S के साथ कंसंट्रेशन होता है और यहाँ पे इनके सल्फाइड वाले बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने ग्रुप 2 तो दे नहीं रखा है, तो इसका ग्रुप 1 ही आएगा। तो ग्रुप 1 किस में आ रहा है? फर्स्ट में। अब एल्यूमिनियम किस में आता है? एल्यूमिनियम आता है ग्रुप 3 में, जहाँ पे होता है ये Fe+3, क्रोमियम +3 और एल्यूमिनियम +3 के साथ, जहाँ पे इनका प्रेसिपिटेट बनता है NH4OH के साथ हाइड्रोक्साइड बनते हैं, वाइट, रेड, ब्राउन और ग्रीन, ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनते हैं। तो ये किससे मैच हुआ? ये ग्रुप 3 से मैच हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर, अच्छा कोबाल्ट मैंने आपको बोला था कि ग्रुप 4 में आता है। ठीक है, ग्रुप 4 में आता है, कोबाल्ट आता है ग्रुप 4 में। ठीक है, कोबाल्ट आएगा ग्रुप 4 में और Mg+2 आएगा ग्रुप 6 में। Mg+2 आएगा ग्रुप 6 में। तो ये आ गया हमारे पास ग्रुप 6 में। दोबारा कर लेते हैं, ये ग्रुप 4 में है, ये ग्रुप 6 में है, ये अपना ग्रुप 1 में है और ये ग्रुप 3 में है। ये हमारा आंसर होगा। तो हमें चाहिए 4, 6, 1, 3। ओके, लास्ट टाइम मैंने ये तो ग्रुप नंबर लिख दी, लेकिन वो मैच किया। तो ए का मैच हो रहा है बेटा 4th के साथ, ए का मैच हुआ 4 के साथ, ए का मैच हुआ है हमारे पास 3 के साथ, बी का मैच हुआ बेटा ग्रुप 6 के साथ जो दे रखा है 4th में, सी का मैच हुआ ग्रुप 1 के साथ जो दे रखा है 1 में, और डी का मैच हुआ हमारे पास ग्रुप 3 के साथ, ग्रुप 3 दे रखा है 2nd में। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें हमें ये तलाशना है 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा? सी ऑप्शन इसका एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के बेटा इस क्लास में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के। मिसलिनियस टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो कुछ क्वेश्चन इसको हमारा जो अगली वीडियो आएगी केमिकल बॉन्डिंग की उसमें भी प्रेजेंट होने वाले हैं। मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ केमिकल बॉन्डिंग, कुछ पीरियोडिक, उसी तरीके से इसका रहता है। तो अब अगली क्लास में जब केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। अब मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।